Assalamu alaikum. I am Dr. Nada Vaid. Today I will discuss what is stroke and what are the type of strokes and what are the complications of the stroke. So I will discuss each and everything in detail in this lecture. सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन बेसिकली क्या होता है कि एकदम से जो है ब्रेन में, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि हमारे पूरी जो बॉडी पार्ट्स हैं वहाँ पे ब्लड फ्लो मेंटेन हो ना हो, हमारे ब्रेन में हमेशा जो है ब्लड फ्लो हमेशा मेंटेन रहना चाहिए। अगर कोई भी ऐसा मसला हो जाता है जिसकी वजह से ब्लड फ्लो में इंटरप्शन हो जाता है, ब्लड फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है, तो एकदम से जो है न्यूरोलॉजिकल फंक्शन लॉस हो जाए, इसको हम कहते हैं स्ट्रोक, जिसको हम उर्दू में फालिज भी कह रहे होते हैं और इसको हम ब्रेन अटैक भी कह रहे होते हैं। सो सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, सीबीए भी हम इसको कह रहे होते हैं। और इसमें अक्सर जो है हेमिप्लेजिया हो जाता है, यानी एक साइड की जो बॉडी है उसमें फालिज का अटैक हो जाता है, तो स्ट्रोक को हम फालिज का अटैक भी कह रहे होते हैं। हेमिप्लेजिया यानी जो वन साइड है जो पैरालिसिस में जा रही होती है, इसकी बेसिस पे जो है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस वो भी लॉस हो रहा होता है और बहुत सारे इम्पेयरमेंट हो रहे होते हैं। वो डिपेंड करता है कि लीजन कितना ज़्यादा है। सेंसरी भी हो सकते हैं, मोटर भी हो सकते हैं, कॉग्निटिव भी हो सकते हैं, परसेप्चुअल भी हो सकते हैं। ये लैंग्वेज फंक्शन के लिहाज से, सेंसरी के लिहाज से देखें तो सेंस जो आप कर रहे हैं वो, मोटर यानी जो आप कमांड फॉलो कर रहे हैं आपके मसल्स वो, कॉग्निटिव यानी जो आप समझ रहे हैं, जो आपके ब्रेन की सलाहियत है समझने की वो, परसेप्चुअल जो आप समझ के जो भी फंक्शन कर रहे हैं वो, और लैंग्वेज यानी बोलने के। अब ये डिपेंड करता है कि जितना ज़्यादा आपकी जो ब्रेन इंजरी हुई होगी, जितना ज़्यादा आपका जो है ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब हुआ होगा, उसकी वजह से जहाँ पे भी अफेक्ट हुआ होगा उसकी लोकेशन के लिहाज से और एक्सटेंट के लिहाज से डिपेंड करता है कि न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स कितना होगा। सो पेशेंट टू पेशेंट ये वेरी कर सकता है, ज़रूरी नहीं कि सारे पेशेंट्स के सेम सिम्टम्स हों। ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की अपनी विल पावर भी अलग होती है। एपिडेमियोलॉजी देखेंगे कितना ज़्यादा कॉमन है, तो यूनाइटेड स्टेट में 4th लीडिंग कॉज है डेथ का, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी भी हो जाती है। इवन इन पाकिस्तान भी स्ट्रोक के बाद डिसेबिलिटी होना बहुत ज़्यादा कॉमन है। और अगर मेल और फीमेल में देखें तो अगर एक औरत होगी तो जो 4 जो है मेल्स अफेक्ट होंगे, 1.25, यानी कि रेशो जो है 4 गुना ज़्यादा है मेल्स में। और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है स्ट्रोक के इंसिडेंट्स यानी के चांसेस ज़्यादा बढ़ते जाते हैं, और अगर 65 एज हो जाए तो उसके बाद ये डबल हो जाते हैं स्ट्रोक होने के चांसेस। सो अब हम देख लेते हैं कि एटियोलॉजी क्या है, रीज़न क्या है स्ट्रोक की। तो 80% जो है लोगों को इस्केमिक स्ट्रोक होता है। हमारे पास 2 टाइप ऑफ स्ट्रोक सबसे ज़्यादा कॉमन है, एक इस्केमिक स्ट्रोक है, एक हेमरेजिक स्ट्रोक है। 80% इस्केमिक स्ट्रोक हो रहा होता है, 20% हेमरेजिक स्ट्रोक हो रहा होता है। इस्केमिक क्या होता है हम इसको देख लेते हैं। थ्रोम्बस या एम्बोलिज्म की वजह से होता है, और हेमरेज जो होता है वो हाइपरटेंशन, एनोरिज्म, एट्रोवेनस मैलफॉर्मेशन की वजह से होता है। अब इसमें थ्रोम्बस देखें तो थ्रोम्बोसिस फॉर्म हो रहा था एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से। एम्बोलिज्म कैसे हो रहा था कि जब थ्रोम्बस फॉर्म हो जाता है वो डिसलॉज हो जाए। तो इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सो क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रोक की अगर हम दें तो स्ट्रोक जो है डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाइड है एटियोलॉजी की वजह से, जैसे हम पढ़ चुके हैं, थ्रोम्बोसिस, एम्बोलिज्म और हेमरेज। और स्पेसिफिक वेस्कुलर टेरिटरी की वजह से, यानी कि स्पेसिफिक आर्टरी की वजह से, स्पेशली इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी सिंड्रोम, मिडल सेरिब्रल आर्टरी सिंड्रोम एंड सो फोर्थ। और बहुत सारी आर्टरीज अभी हम देख लेते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे आगे। मैनेजमेंट कैटेगरी के लिहाज से देखें तो ट्रांजिएंट इस्केमिक स्ट्रोक, माइनर स्ट्रोक, मेजर स्ट्रोक, डिटोरिएटिंग स्ट्रोक एंड यंग स्ट्रोक। तो एटियोलॉजी में रीज़न क्या है उसकी वजह से डिफ्रेंशिएट किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। और जो सेकंड वेस्कुलर है कि कौन सी आर्टरी को डैमेज किया है, और उस आर्टरी के लिहाज से उसके जिस एरिया को वो सप्लाई करती है और वो उस एरिया को डैमेज करेगी, उस लिहाज से क्लासिफाई किया गया है। और जो है मैनेजमेंट ट्रीटमेंट कैटेगरी के लिहाज से, ट्रांजिएंट इस्केमिक स्ट्रोक जो होता है वो सडन मिनी स्ट्रोक भी हम इसको कहते हैं, क्योंकि सडन होता है, पेशेंट के सिम्टम्स 24 घंटे के अंदर अंदर ठीक हो जाते हैं। माइनर स्ट्रोक जो होता है, जो स्ट्रोक के बाद जिनको अफेक्ट प्रॉब्लम्स हैं, डिसेबिलिटी है, वो ज़्यादा ना रहे। मेजर स्ट्रोक में डिसेबिलिटी ज़्यादा रह रही होती है। डिटोरिएटिंग स्ट्रोक में क्या होता है कि जब पेशेंट को आप इमरजेंसी में लेके आए तब इतनी कंडीशन ख़राब नहीं थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता विद टाइम डिटोरिएट हो रहा है और ख़राब हो रहा है। और यंग स्ट्रोक जो यंग एज में हो रहा होता है। सो हमने देखा था कि एथेरोस्क्लेरोसिस एक रीज़न है जिसकी वजह से स्ट्रोक होता है। अब ये क्यों होता है?
बेसिकली क्या होता है कि क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मेन रीज़न है जो आपको स्ट्रोक का कॉज बन रहा है। बेसिकली अगर आप पिक्चर में देखें तो नॉर्मल आर्टरी, नॉर्मल ब्लड फ्लो है, आहिस्ता आहिस्ता क्या करना शुरू हो जाता है कि इसमें प्लाक फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं। प्लाक कब फॉर्म होते हैं? जब आपको ब्लड प्रेशर के इश्यूज होना स्टार्ट हो जाएंगे, या कोलेस्ट्रोल का आपकी बॉडी में ज़्यादा आना शुरू हो जाए, या आपकी आर्टरीज वीक होना शुरू हो जाए। प्लाक जो फॉर्म हो रहे हैं तो लिपिड, फिब्रिन, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और कैल्शियम डिपोजिट्स के होते हैं। क्या होता है कि ये आर्टरीज के वॉल पे जो है चिपकना शुरू हो जाते हैं, अकोमुलेशन स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से जब जो ब्लड वेजल्स के जो पाथवे है, डायमीटर है, वो छोटा हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, और वहाँ पे नैरोइंग ऑफ ब्लड वेजल्स हो जाती है। जब नैरोइंग हो जाएगी, रास्ता स्मॉल हो जाएगा, तो ब्लड के लिए निकलना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। तो अब स्पेशली अगर ये एथेरोस्क्लेरोसिस जो है, जहाँ पे आर्टरीज बाइफरकेट कर रही हैं, यानी दो में डिवाइड हो रही हैं, या कंस्ट्रक्ट कर रही हैं, या डायलेट कर रही हैं, या एंगुलेशन एंगल बना रही हैं, तो वहाँ पे अगर ये फॉर्म हो जाए, तो वहाँ पे जाके जब एकदम से आपका ब्लड सप्लाई रुक जाएगा, तो ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं जाएगा। और आपको पता है कि ब्रेन को कंटिन्यूस ब्लड सप्लाई चाहिए। अगर ब्रेन को कंटिन्यूस ब्लड सप्लाई नहीं मिलता तो आपकी पूरी बॉडी काम नहीं कर सकती है, जिसकी वजह से स्ट्रोक हो जाता है। अब कौन कौन सी जगह है जहाँ पे ये हो रहा होता है? सबसे ज़्यादा कॉमन कैरोटिड आर्टरी के ओरिजिन पे, ये आपको याद रखना चाहिए, और मिडल सेरेब्रल आर्टरी के ट्रांजिशन पे, और जहाँ पे मिडल सेरेब्रल आर्टरी क्या कर रही है, मेन बाइफरकेट कर रही है। और इसके अलावा जो है बेसिलर आर्टरी, जहाँ पे वर्टिब्रल आर्टरी के साथ जंक्शन बना रही होती है। तो ये जो लोकेशंस हैं ये आप याद रख लीजिएगा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको एथेरोस्क्लेरोसिस मिलता है। तो अब हम बात करते हैं सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस की। इसमें क्या होता है कि वही जो ब्लड क्लॉट फॉर्म हो रहा होता है, जो उसकी डेवलपमेंट या फॉर्मेशन को सेरेब्रल आर्टरीज के अंदर या उसकी ब्रांचेस के अंदर हो रही होती हैं, तो वो क्या करती हैं एकदम से, अगर लीजन एक्स्ट्राक्रैनियल वेजल्स पे, स्पेशली कैरोटिड और वर्टिब्रल आर्टरी में, तो सेम स्ट्रोक के सिम्टम्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। थ्रोम्बाई क्या कर रहे होते हैं, थ्रोम्बस जो है इस्कीमिया कॉज कर रहे होते हैं। इस्कीमिया यानी कि एकदम से जो है वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई नहीं जाता, क्योंकि वहाँ पे थ्रोम्बस फॉर्म हुआ हुआ है, जिसकी वजह से उस एरिया में सेरेब्रल इन्फाक्शन हो जाता है। और सेरेब्रल इन्फाक्शन अगर कंटिन्यूस रहे तो वहाँ पे टिश्यू डेथ भी हो सकती है। अब अगर ऐसा भी हो सकता है थ्रोम्बस जो है वो डिसलॉज हो जाए, यानी कि ब्रेक डाउन हो जाए वहाँ से, और वो ट्रैवल कर ले जहाँ पे डिस्टल साइड पे। तो अगर वो डिस्टल साइड पे ट्रैवल कर ले तो उसको हम सेरेब्रल एम्बोलस भी कहते हैं। ये किससे फॉर्म हुआ होता है? ब्लड क्लॉट्स हैं, प्लाक्स हैं, कहीं और फॉर्म हुआ और कहीं और फॉर्म होने के बाद ये ट्रैवल करता है सेरेब्रल आर्टरीज में, और वहाँ जाके ये लॉज हो जाता है, वहाँ जाके रास्ता बंद कर देता है। रास्ता जब बंद कर देगा तो उसकी बेसिस पे जो है एक्लूजन की बेसिस पे इन्फेक्शन हो जाएगा, और अगर ये कंटिन्यूस रहता है तो फिर आपके ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं मिलती। जब ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो आपको स्ट्रोक्स जो सिम्टम्स है प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। सो सेरेब्रल एम्बोलस जो है एक मोस्ट कॉमन जो है सोर्स है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के डिजीज का भी, मतलब आपके हार्ट के भी जो है ना डिजीज का ये एक रीजन है। साथ साथ आपके ब्रेन को डैमेज नहीं कर रहा, आपके हार्ट को भी डैमेज कर रहा होता है। और इसके अलावा सिस्टमिक डिसऑर्डर्स में ये सेप्टिक, फैट और एयर एम्बोलाई भी प्रोड्यूस होते हैं, जो आपके सेरेब्रल सर्कुलेशन को अफेक्ट कर सकते हैं। यानी कि सेप्टिक एम्बोलाई भी हो सकता है, फैट एम्बोलाई भी हो सकता है, और एयर एम्बोलाई भी हो सकता है। इस्केमिक स्ट्रोक जो है जिसकी हम बात करें, तो जब सिस्टमिक परफ्यूजन लो हो जाती है और कार्डियक फेलियर अगर हो जाएगा, तो उसकी बेसिस पे क्या होगा, एकदम से सिस्टमिक हाइपोटेंशन हो जाएगी। जब पूरे सिस्टम में ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, तो आपके ब्रेन के पास जब नहीं पहुंच पाएगी पूरा ब्लड, तो उसकी बेसिस पे जो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है उसको हम कहते हैं इस्केमिक स्ट्रोक। और इस्केमिक स्ट्रोक अगर सिस्टमिक फेलियर की वजह से हो रहा है तो न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं और ये काफ़ी अफेक्ट डालते हैं। हैमरेजिक स्ट्रोक होता है बेसिकली हैमरेज यानी कि ब्लीड करना, तो वो ब्लीडिंग जो एबनॉर्मल ब्लीडिंग है और ये मोस्टली एक्स्ट्रा वेस्कुलर एरिया में होती है ब्रेन के। कोई भी सेरेब्रल वेजल रप्चर होगी और ज़्यादातर ये ट्रॉमा की वजह से भी हो रही होती है या हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी हो रही होती है। जब आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं और आपकी आर्टरीज वीक हो रही हैं तो एकदम से ये ब्रेक डाउन भी हो सकती हैं, क्योंकि हैमरेज क्या करता है, ये ब्रेन के अंदर इंट्राक्रेनियल प्रेशर को रेज कर देता है। तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर रेज हो जाएगा जिसकी वजह से ब्लड फ्लो
ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा डिस्टल साइड पे और फिर आपको स्ट्रोक के सिम्टम्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगे। इंट्रासेरिब्रल हैमरेज, इंट्रासेरिब्रल हैमरेज भी होता है। इसमें क्या होता है कि सेरिब्रल वेजल अगर रप्चर हो जाए ब्रेन के अंदर, उसकी वजह से हो रहा होता है। प्राइमरी सेरिब्रल हैमरेज जो होता है वो नॉन ट्रॉमेटिक स्पॉन्टेनियस हैमरेज होता है, जो छोटी छोटी स्मॉल ब्लड वेजल्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं अथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से, उसकी वजह से वो एनोरिज्म प्रोड्यूस हो जाता है और एनोरिज्म प्रोड्यूस हो जाए तो वो बर्स्ट कर जाता है, तो उसकी वजह से जो इंट्रासेरिब्रल हैमरेज हो जाता है। सबएरेक्नॉइड हैमरेज, सबएरेक्नॉइड स्पेस होती है, उसमें जो है वो ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाए, जैसे हैमरेज है, हैमरेज मीन्स के ब्लीड करना, तो सबएरेक्नॉइड स्पेस में अगर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए। अब अगर कोई कंजेनिटल डिफेक्ट है जिसकी वजह से ब्लड वेजल्स वीक हो रही हैं, तो अब ये उसकी वजह से जब ब्लड वेजल्स वीक होना शुरू हो जाती हैं तो ये सबसे ज़्यादा मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है जो एनोरिज्म फॉर्म होने में, जिसकी वजह से एनोरिज्म फॉर्म होता है। तो हैमरेज बहुत ज़्यादा लिंक कर रहा होता है क्रॉनिक हाइपरटेंशन से, यानी कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा क्रॉनिक हाइपरटेंशन है तो वो जो है फर्दर जो है वो हैमरेज उनको हो सकता है। तो इसमें ऐसा होता है कि सडन एकदम से जो है सीवियर सेरिब्रल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, और अगर सीवियर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए जो सबरेक्नॉइड स्पेस में हो जाए तो उसकी बेसिस पे विद इन आवर्स डेथ हो सकती है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले ब्लीडिंग होगी, आपके ब्रेन में इंट्राक्रैनियल प्रेशर को एकदम से इंक्रीज करेगी। जब आईसीपी रेज होता है तो उसकी बेसिस पे जो कॉर्टिकल टिश्यूज़ हैं वो डिस्प्लेस्ड हो जाएंगे, पहले तो कंप्रेस होंगे यानी दबाव आएगा उनके ऊपर, और फिर जब दबने के बाद वो अपनी जगह से हिलेंगे तो ब्रेन स्टेम हर्निएशन हो जाती है, यानी ब्रेन स्टेम अपनी जगह से हिल जाती है। जब भी ब्रेन स्टेम अपनी जगह से हिलेगी तो उसकी बेसिस पे सडन डेथ हो जाती है। रिस्क फैक्टर्स इन स्ट्रोक प्रिवेंशन, अब हम देखेंगे कौन कौन से फैक्टर्स हैं। हमने टाइप्स तो पढ़ ली कि कौन सी थी, अब हम रिस्क फैक्टर्स देख लेते हैं कि कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जिस पे हम काम करके स्ट्रोक को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा हाइपरटेंशन है, हार्ट डिसीज़ है एंड डायबिटीज़ है। हाइपरटेंशन यानी कि जो ब्लड का जो है प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा होता है, तो जब भी आर्टरीज में ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा तो वो आपके ब्रेन को अफेक्ट करेगा। दूसरा आपका हार्ट डिजीज़ है, आपको पता है कि हार्ट और ब्रेन एक दूसरे के साथ लिंक है, जहाँ ब्लड सप्लाई की बात हो रही हो तो हार्ट जो है ब्लड दे रहा होता है ब्रेन को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एंड देन डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ क्या करती है, जो आपकी आर्टरीज़ हैं स्पेशली माइक्रो वेस्कुलर आर्टरीज़ होती है, छोटी छोटी आर्टरीज़ होती हैं, वो उसको जो है उसको वीक कर रही होती हैं। तो उसमें जो है अगर आप किसी भी पेशेंट को हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, कोई भी एक डिजीज़ है, तो उसको अगर वो इसको कंट्रोल कर लेता है तो वो स्ट्रोक से बच सकता है। तो 70% पेशेंट जो होते हैं स्ट्रोक में हाइपरटेंशन की वजह से होते हैं, 30% कॉरोनरी हार्ट डिजीज़ की वजह से, और 15% कंजेस्टिव हार्ट डिजीज़ की वजह से, 30% पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ और 15% डायबिटीज़ की वजह से। यानी कि इन सब प्रॉब्लम्स को, जिनको भी डिजीज़ स्टार्ट हो गई हैं, तो उनको बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। इसके अलावा एज के साथ साथ वेस्कुलर प्रॉब्लम भी हो रही होती हैं। आपको पता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है किसी भी इंसान की, तो आपकी जो बॉडी का पूरा जो सिस्टम है वो ख़राब हो रहा होता है, डिजनरेटिव चेंजेस आ रही होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा नेचुरल होती हैं। इसके अलावा बीपी के पेशेंट्स में 4 से 6 टाइम्स जिनको हाई बीपी जो स्ट्रोक का रेट है वो ज़्यादा है, यानी जिनका बीपी हमेशा हाई रहता है 160/95, तो उनमें 4 to 6 टाइम्स स्ट्रोक रिस्क ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर रिस्क कहाँ पे ज़्यादा होता है, जहाँ पे एलिवेटेड टोटल ब्लड कोलेस्ट्रोल हो, यानी कि ब्लड कोलेस्ट्रोल लेवल जिनका हमेशा हाई रहता है। और क्या होता है कि हमें जो है ना हेल्दी रहने के लिए हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन चाहिए, और वो अच्छे कोलेस्ट्रोल जो है ना वो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है। जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रोल होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है। वो बॉडी के लिए, हमारी बॉडी के लिए HDL अच्छा है, LDL अच्छा नहीं है। अगर HDL कम हो जाए और LDL ज़्यादा हो जाए, और साथ साथ टोटल कोलेस्ट्रोल लेवल तो हाई है ही, लेकिन LDL भी आपकी बॉडी में ज़्यादा हो गए, तो उसकी वजह से भी कार्डियोवैस्कुलर रिस्क बढ़ जाता है, और कार्डियोवैस्कुलर रिस्क बढ़ जाएगा तो उस पर फिर आपको स्ट्रोक होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। और इसके अलावा कार्डियक डिसऑर्डर जैसे रोमेटिक हार्ट
वेल्वुलर डिजीज़ है, एंडोकार्डाइटिस है, या काबिज के पेशेंट्स हैं, या कोई भी कार्डिक सर्जरी, उसमें ज़्यादा मसला क्या होता है कि एम्बोलाइज स्ट्रोक होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। एम्बुलस फॉर्म हो जाता, कहीं पे भी थ्रोम्बस फॉर्म हुआ, उसके बाद वो डिसलॉज हो गया, एम्बोलाई बन गया, और वो कहीं जाके आपके ब्रेन में ब्लॉक कर दिया, और उसकी बेसिस पे ब्रेन को ब्लड सप्लाई बंद हो गया, और उसकी बेसिस पे स्ट्रोक हो सकता है। एट्रियल फिब्रिलेशन जो है वो अगर किसी पेशेंट को है तो खुद एक रिस्क फैक्टर है, और उसमें 5 टाइम ज़्यादा चांसेस और रिस्क ज़्यादा हो जाता है कि उनको स्ट्रोक होने का। और 10% पेशेंट होते हैं ट्रांसिएंट इस्केमिक स्ट्रोक, हमने पढ़ा था TIA, जिसको हम मिनी स्ट्रोक भी कहते हैं, जिसमें 24 घंटे में पेशेंट के साथ रिकवर कर जाता है। अब अगर किसी को हो गया है तो उसके अगले जो 90 डेज़ हैं उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मेजर स्ट्रोक हो सकता है। तो अगर किसी को TIA हो जाए तो उस पेशेंट को देखेंगे किस वजह से, और उसके सारे सिम्टम्स कंट्रोल करवाने की कोशिश करें। अदरवाइज़ वो 90 डेज़ में उसको जो 3 मंथ्स अगले हैं वो उसके लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं, और उनमें से 5% ऐसे भी हैं जिनको अगले 2 दिन के अंदर मेजर स्ट्रोक हो सकता है। तो अगर TIA हो जाए तो एहतियात बरत लें। देन हम बात करते हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, वो रिस्क फैक्टर्स जिनको हम चेंज कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, जिनको हम बेहतर बना सकते हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है स्मोकिंग। स्मोकिंग अगर जो है, स्मोकिंग बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स हैं जो आपके स्ट्रोक को और आपके लंग्स को ख़राब कर रहा होता है। अगर आप स्मोकिंग छोड़ देते हैं तो कुछ मंथ्स के अंदर ही जो है रिस्क फैक्टर्स हैं वो काफ़ी हद तक डिक्रीज़ हो जाता है। ओबेसिटी, तो वेट कम करें, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा, तो कोलेस्ट्रॉल आपको पता है आपकी आर्टरीज को भी डैमेज कर रहा होता है। और लैक ऑफ एक्सरसाइज, जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो उनका भी प्रॉब्लम हो रहा होता है। डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है कि हेल्दी खाना खाना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल वाला फूड नहीं खाना चाहिए, सॉल्ट इंटेक कम करें, और ख़ास तौर पे जो एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं तो उनको भी ख़त्म करना चाहिए। जिनको भी अगर कोई इस तरह के कोई भी इशू स्टार्ट हो गए हैं तो अगर वो अपनी डाइट कंट्रोल कर लेते हैं, अपने स्मोकिंग को कंट्रोल कर लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ओबेसिटी के ऊपर काम करते हैं, तो वो जो स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर से अपने आप को बहुत ज़्यादा दूर कर लेंगे। तो अगर किसी भी पेशेंट में अगर आप देख रहे हैं कि इस तरह के सिम्टम्स स्टार्ट हो गए कि हाइपरटेंशन के, डायबिटीज़ के, या कार्डिक डिजीज़ की, और उनके साथ ये जो मॉडिफाई रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको आप मॉडिफाई कर सकते हैं, तो उनको ये मॉडिफाई रिस्क फैक्टर्स पे काम करना स्टार्ट करें ताकि इसको आप ठीक कर सकें। इसके अलावा जो एसोसिएटेड डिजीज़ हैं, जैसे मैंने बताया डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़ है, इसको भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और आपको पता है कि इनको कंट्रोल करने के लिए डाइट, एक्सरसाइज तो ज़रूरी है ही, साथ साथ आप मेडिसिन प्रॉपर लें तो आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर आप इन डिजीज़ को कंट्रोल नहीं करेंगे और इसमें जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स भी अगर उनके अंदर होंगे, यानी ओबेसिटी हो सकती है, स्मोकिंग कर रहे हो सकते हैं, वेट हो सकता है, डाइट ख़राब हो सकती है, तो अब जब इनको स्ट्रोक होगा तो वो ज़्यादा इंटेंसिटी से होगा और वो ज़्यादा एबनॉर्मेलिटी कॉज करेगा, ज़्यादा बॉडी में मसले पैदा करेगा। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, वो रिस्क फैक्टर्स जो आप चेंज नहीं कर सकते, जिसमें सबसे ज़्यादा है आपके पास एज, यानी कि जो एज के साथ साथ जो बॉडी में तब्दीलियाँ आ रही हैं, यू कैन नॉट चेंज। जेंडर, मेल्स में जो है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स, इसलिए फीमेल ज़्यादा जीती हैं। देन रेस, अफ्रीकन अमेरिकन में ज़्यादा है। और अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो फैमिली हिस्ट्री में भी स्ट्रोक किसी को है तो फिर आपको या आप आगे आने वाली जनरेशन को होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा जो है स्ट्रोक प्रिवेंशन के कुछ अर्ली साइंस होते हैं, अगर आप उनको पब्लिक अवेयरनेस दी जाए आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर स्ट्रोक का फ़ौरन टाइम से ट्रीटमेंट हो जाता है तो स्ट्रोक को कंट्रोल करना, जो न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं जो बाद में होती हैं, उनको कंट्रोल करना ज़्यादा आसान हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं टाइम इज़ ब्रेन। अगर किसी को स्ट्रोक हो गए तो उसमें जो फ़ौरन जो है ना, टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर हम टाइम से उसको हॉस्पिटल लेके चले जाएं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा जितनी जल्दी सिटी होता है उसमें पता चल जाता है कि इसको कौन सा स्ट्रोक है, थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक है या हेमरेजिक स्ट्रोक है, क्योंकि दोनों का ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है, फिर दोनों के लिहाज से ट्रीटमेंट होता है। तो अगर जो किसी को थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक हुआ है तो उसमें ऑब्वियसली आपको पता है क्लॉट फॉर्म हो जाता है, तो क्लॉट डिसॉल्विंग एंजाइम टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर TPA दिया जाएगा। और TPA अगर हम 3 घंटे के अंदर अंदर दे देंगे तो जल्दी सिम्टम्स जो है रिकवर कर जाएंगे। लेकिन अगर किसी को हेमरेजिक स्ट्रोक है तो हम उसको TPA नहीं दे सकते, क्योंकि
क्लॉट डिजॉल्विंग एंजाइम है, तो उसमें अगर वो उसकी वजह से क्या होगा, क्लॉट डिजॉल्व हैमरेज हुआ है जिसको ऑलरेडी ब्लीडिंग हो रही है, क्लॉट तो उसका फॉर्म नहीं है, आपने टीपीए दिया, वो क्लॉट डिजॉल्विंग एंजाइम क्या करेगा, ब्लीडिंग को और वर्सन कर देगा। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि टाइम से स्टडी हो जाए। वैसे तो कहते हैं स्ट्रोक के पेशेंट्स में जो अर्ली 3 आवर्स हैं, 3 घंटे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे स्ट्रोक के पेशेंट में आप सिम्टम्स देखें तो उसको फ़ौरन से हॉस्पिटल ले जाएं तो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। तो स्ट्रोक के पेशेंट्स आपको कैसे पता चल जाएंगे, सबसे पहले अगर आप देखें तो एकदम से नमनेस से वीकनेस होना शुरू हो जाती है, फेस, आर्म की या लेग की, स्पेशली एक साइड ऑफ द बॉडी की ज़्यादा हो रही होती है। एकदम से ऐसा पेशेंट कंफ्यूज होगा, बोलने में उसको मसला आ रहा होगा या अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा होगा, और उसको साथ साथ देखने में भी मसला आ रहा होगा। एक आंख से भी आ सकता है या दोनों आंखों से भी आ सकता है। और अगर वो चल रहा होगा तो उसको चलने में प्रॉब्लम आ रहा होगा, डिजीनेस होना शुरू हो जाएगी, लॉस ऑफ बैलेंस होना शुरू हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन, और एकदम से इतना सीवियर हेडेक होगा कि वो आपको वजह भी नहीं बता पाएगा, कोई रीज़न नहीं होगा, एकदम से हेडेक होना शुरू हो जाएगा। अगर आप इस तरह के कोई भी सिम्टम्स देखते हैं किसी पेशेंट पे, तो आप उसको सबसे पहले हॉस्पिटल ले जाएं। तो वो 3 घंटे के अंदर अंदर हॉस्पिटल ले जाते हैं तो पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर कर जाता है। देन हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। पैथोफिजियोलॉजी में देखें तो ब्लड फ्लो जो इंटरप्ट हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, तो कुछ मिनट्स के अंदर अंदर ही बहुत ज़्यादा पैथोलॉजी हो जाती है, और जो जाके ब्रेन में इरिवर्सिबल सेलुलर डैमेज भी कॉज कर सकती है। क्योंकि जैसे सेरिब्रल सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्टर्ब होगा तो उसकी वजह से जहाँ जहाँ जो है ब्लड सप्लाई नहीं पहुँचा है तो उस एरिया में इन्फेक्शन हो जाएगा, और जो मिनट्स के अंदर हो जाएगा एरिया में होता है उसको हम इस्केमिक पेनम्बरा कहते हैं। और इस्कीमिया जो है ट्रिगर कर रहा होता है बहुत ज़्यादा डैमेज और रिवर्सिबल इवेंट्स कॉज कर रहा होता है, हम इसको इस्केमिक कैस्केड कह रहे होते हैं। क्या होता है कि फ्री रेडिकल्स की एक्सेसिव फॉर्मेशन हो रही होती है, उसकी बेसिस पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहे होते हैं जिसमें ग्लूटामेट है और एस्पिरेट है, और जिसकी बेसिस पे प्रोग्रेसिव डिस्टर्बेंस हो जाती है, एनर्जी मेटाबॉलिज्म की एनॉक्सिक डीपोलराइजेशन होना शुरू हो जाती है। और जब ये होता है तो ब्रेन में जो एबिलिटी होती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ATP जो एनर्जी प्रोड्यूस करने की, वो एकदम से वो नहीं बना पाता है, वो इनएबिलिटी हो जाती है। उसकी वजह से कैल्शियम इनफ्लक्स स्टिमुलेट होते हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड और साइटोकाइंस रिलीज कर रहे होते हैं। तो ये जो दोनों मैकेनिज्म है जो ब्रेन सेल को और डैमेज कर रहे होते हैं। और ये पेनम्बरा एरिया अगर जो है एक्सटेंड आहिस्ता आहिस्ता क्या कर रहा होता है, ये एक्सटेंड हो रहा होता है, क्योंकि अगर ये एक्सटेंड होता रहेगा तो इन्फेक्शन एक्सटेंड हो रहा होता है, और ये 3 से 4 घंटे के अंदर एक्सटेंड हो रहा होता है। तो इसलिए कहते हैं कि स्ट्रोक में अगर किसी में स्ट्रोक के साइन आना शुरू हो गए तो उनको 3 घंटे के अंदर अंदर हॉस्पिटल ले जाएं तो बहुत जल्दी सही हो जाता है। अगर हम रिसर्च की बात करें तो रिसर्च प्रूव करती है कि अगर हम ड्रग्स यानी मेडिसिन टाइम से स्टार्ट कर दें तो उसकी बेसिस पे ब्लड सप्लाई रिस्टोर हो जाएगा, और जैसे ब्लड सप्लाई रिस्टोर हो जाएगा तो इस्केमिक पेनम्बरा एरिया है वो वापस से रिवर्स होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। देन वी विल टॉक अबाउट ब्रेन स्टेम हर्निएशन। ब्रेन स्टेम हर्निएशन क्या होता है कि अगर आप किसी भी इंसान को इस्केमिक स्ट्रोक हो जाता है तो वो कॉज करता है सेरिब्रल एडिमा। जब सेरिब्रल एडिमा होगा यानी कि फ्लूइड की एक्युमुलेशन स्टार्ट होगी तो मिनट्स के अंदर अंदर स्टार्ट हो जाती है, और मैक्सिमम 3 से 4 दिन लगते हैं और मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच जाता है। उसके नतीजे में टिश्यू नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाती है, यानी कि टिश्यू की जो सेल डेथ वो स्टार्ट हो जाती है। और जैसे जैसे क्या होता है कि ब्रेन टिश्यूज़ के अंदर ब्लड से जो पानी की मूवमेंट हो रही होती है तो उसकी बेसिस पे सेल मेम्ब्रेन रप्चर होना शुरू हो जाती है, और ये बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड प्रोसेस होता है। और जो स्वेलिंग है उसको आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगता है सबसाइड होने में, नॉर्मली 2 से 3 हफ्ते लग जाते हैं इसको डिसअपेयर होने में। लेकिन अगर ये एडिमा कंटिन्यूस रहे तो कंटिन्यूस वो क्या करता है, ICP रेस रखता है, यानी कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो रेस रहेगा। जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर रेस रहेगा तो उसके नतीजे में इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन रहेगा, जो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, न्यूरोलॉजिकल डिटोरिएशन होना स्टार्ट हो जाएगी, और जो ब्रेन स्ट्रक्चर्स होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता दूसरी साइड पे कॉन्ट्रालैटरल यानी दूसरी साइड पे शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, एंड कॉर्डल यानी नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जब ब्रेन स्ट्रक्चर मूव होना स्टार्ट हो जाते हैं अपनी जगह से तो उसको हम कहते हैं ब्रेन स्टेम हर्निएशन। और अगर ब्रेन स्टेम हर्निएशन हो जाए तो इसके बेसिस पे पेशेंट डेथ हो जाती है। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि सेरिब्रल एडिमा को प्रॉपर कंट्रोल किया जा सके। क्लिनिकल साइन क्या है सेरिब्रल एडिमा के, ICP एलिवेटेड होगा और लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस डिक्रीज होगा,
स्टूपर वाली कंडीशन भी हो सकती है, कोमा वाली कंडीशन भी होती है। कोमा क्या होता है कि इंसान बेहोश है, स्टूपर में होता है कि आप उसके पास गए, वेजिटेटिव स्टेट है, यानी कि पेशेंट के पास गए, आपने भी कमांड की, उसने आंखें खोल के देखी, वापस से वो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है उसका ड्रॉप हो जाता है। और पल्स प्रेशर वाइडन मिलेगा और हार्ट रेट इंक्रीज मिलेगा, इरेगुलर रेस्पायरेशन मिलेगी, काइंड स्टोक रेस्पायरेशन होती है, यानी कि डीप ब्रीथिंग ले रहा होगा, डीप इंस्पायरेशन ले रहा होगा, देन शेलो ब्रीथिंग के साथ, और वोमिटिंग होगी, अनरेक्टिंग पिपल्स होते हैं, और क्रेनियल नर्व 3 के जो साइंस हैं वो मिल रहे होते हैं, और पेपिली एडीमा मिल रहा होता है। देन सेरेब्रल एडीमा की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन कॉज है एक्यूट स्ट्रोक में डेथ का, इसलिए इसको कंट्रोल करना लाजमी है, और इसी की वजह से ये लार्ज इन्फार्क्ट से रिलेटेड भी है, और मोस्टली जो है मिडल सेरेब्रल आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी इन्वॉल्व कर रहा होता है। अब हम स्ट्रोक के टाइप्स देखते हैं, कैटेगरी अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट। सो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक, जिसको हम TIA भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि टेम्परेरी इंटरप्शन होती है, यानी कंप्लीटली नहीं होती, ब्लड सप्लाई जो होता है थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब हो जाता है, और उसके बाद 24 घंटे के अंदर अंदर जो है पेशेंट रिकवर कर जाता है, और जो है इश्यूज जो होते हैं, जो न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स हैं वो भी ज़्यादा नहीं रहते। तो किसी पेशेंट्स में चंद मिनट भी हो सकता है, चंद घंटे भी हो जाता है, लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर सारे सिम्टम्स जो हैं वापस से रिकवर कर जाते हैं, कोई भी ब्रेन डैमेज नहीं होता, ना कोई परमानेंट न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट होता है। और इसके लिए हम ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं कि अगर TIA किसी को हो जाए तो वो सस्पेक्टेबल होगा कि उसको या तो सेरिब्रल इन्फेक्शन हो सकता है या उसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। TIA क्यों होता है, इसकी डिफरेंट एटियोलॉजी हैं, डिफरेंट रीजंस हैं। इसमें एम्बोलाई भी हो सकता है, सेरिब्रल परफ्यूजन रिड्यूस हो सकता है, एरिथमियाज, डिक्रीज कार्डिक आउटपुट, और हाइपोटेंशन या ओवर मेडिकेशन जो एंटी हाइपोटेंसिव पेशेंट्स हैं वो, या सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम भी हो सकता है, या सेरिब्रोवैस्कुलर स्पैज़म भी हो सकता है। तो इसके डिफरेंट रीजंस हैं, तो जिनमें भी अगर TIA होना स्टार्ट हो गया है तो उसको उन पेशेंट्स को ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर की नीड होती है। देन मेजर स्ट्रोक हम जो यानी कि वो स्ट्रोक जो कि बहुत ज़्यादा सीवियर इम्पेयरमेंट कॉज करता है, डिटोरिएटिंग, जो विद टाइम जो है आहिस्ता आहिस्ता करके पेशेंट की कंडीशन ख़राब हो रही होती है, उस टाइम जब वो हॉस्पिटल ला जाता है तब तो वो फिर भी स्टेबल होता है, लेकिन विद टाइम वो और डिटोरिएट हो रहा होता है, उसकी कंडीशन ख़राब से ख़राब हो रही होती है। उसके डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं, कुछ एग्जैक्ट आप नहीं कह सकते, लेकिन मोस्ट कॉमन सेरेब्रल एडिमा हो सकता है, प्रोग्रेसिव थ्रोम्बोसिस हो सकता है। देन यंग स्ट्रोक की बात करें तो जो स्ट्रोक 45 ईयर्स से पहले अफेक्ट कर रहा है पेशेंट को, उसको हम यंग स्ट्रोक कहते हैं, और यंग स्ट्रोक में जैसे एज कम है तो जल्दी रिकवरी के चांसेस होते हैं। देन सिम्टम्स ऑफ स्ट्रोक की बात करें तो सिम्टम्स में सबसे इम्पॉर्टेंट है फास्ट, यानी कि अगर आप कोई पेशेंट देख रहे हैं स्ट्रोक का, या अगर आपने बाहर किसी को देखा, आपको कैसे पता चलेगा कि इस पेशेंट को स्ट्रोक हुआ हुआ है? आप ये याद रख लें फास्ट से। F मीन्स फेस ड्रॉपिंग, यानी कि सबसे पहले पेशेंट का फेस ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। A मीन्स आर्म वीकनेस, अब उसके हाथ में वीकनेस स्टार्ट होगी, आर्म भी हो सकती है और लेग भी हो सकती है, तो कोई भी जो अपर लोअर लिम्ब कोई भी हो सकता है। S मीन्स स्पीच डिफ़िकल्टी, अब उसको बोलने में डिफ़िकल्ट होगा। और T मीन्स टाइम टू कॉल, अगर आप देखें कोई ऐसा पेशेंट है जिसको फेस ड्रॉप हो रहा है, आर्म वीकनेस होना स्टार्ट हो गई है, उसको बोलने में भी मसला हो रहा है, और उसके साथ साथ हेडेक मिल रहा है जिसका कोई रीज़न नहीं था, एकदम अचानक से था, और एक साइड की अगर बॉडी बिल्कुल पैरालिसिस हो रही है तो वो तो प्रॉपर सिम्टम्स दे रहा है कि उसको स्ट्रोक हो गया। सबसे पहले टाइम, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि टाइम, सबसे पहले इमरजेंसी वालों को कॉल करें, और पाकिस्तान में इमरजेंसी वालों का नंबर है 1122 रेस्क्यू, और बहुत अच्छी सर्विस है। फ़ौरन से आपने रेस्क्यू कॉल की, एंड देन आपको जो भी मैनेजमेंट करनी है आप स्टार्ट करें घर की में, लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है कि आप रेस्क्यू वालों को कॉल करें और उनको बुलाएं। और स्ट्रोक में टाइमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि 3 घंटे जो स्ट्रोक के बहुत ज़्यादा अहम होते हैं, तो उस पेशेंट को जल्द अज जल्द हॉस्पिटल शिफ्ट करवाएं। सिम्टम्स और जो की सिवियरिटी है वो डिपेंड करती है कि जो इस्केमिक प्रोसेस है वो उसकी लोकेशन क्या है, देन उस
इस्केमिक एरिया जो है उसका साइज कितना है। देन देखेंगे कि जो स्ट्रक्चर इन्वॉल्व्ड हैं वो कहाँ कहाँ सप्लाई करेंगे, उनका क्या क्या फंक्शन है। तो जो जो फंक्शन होगा जहाँ जहाँ पे उस फंक्शंस नहीं कर पाएंगे। देन कोलैटरल ब्लड फ्लो कितना अवेलेबल है। देखें अगर वहाँ पे कोई और आर्टरी भी ब्लड सप्लाई कर रही है तो वो वहाँ पे इतना ज़्यादा मसला नहीं होगा, लेकिन अगर वो सिर्फ वही आर्टरी है और एक ही आर्टरी डैमेज हो गई है तो वहाँ पे जो न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स हैं, इश्यूज हैं, वो ज़्यादा रहेंगे। और इसके साथ साथ जो ब्लड वेसल एक्लूड हुई है उसकी रैपिडिटी कितनी है, तेज़ी कितनी है। अगर वो बहुत जल्दी एक्लूड होती जा रही है तो वो फिर सिम्टम्स उसके हिसाब से ज़्यादा होंगे। देन हम बात करते हैं सेरेब्रल ब्लड फ्लो की, CBF की। ऑटो रेगुलेशन प्रोसेस है। आपको पता है कि हमारी जो पूरी बॉडी में तो ब्लड सप्लाई चाहिए, लेकिन ब्रेन को ब्लड सप्लाई कंटिन्यूस ब्लड सप्लाई चाहिए। अगर ब्रेन को कंटिन्यूस ब्लड सप्लाई नहीं हो मिलता तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा न्यूरोलॉजिकल इश्यूज होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिनमें से एक है स्ट्रोक। नॉर्मल ब्लड फ्लो 50 to 60 ml पर 100 ग्राम ऑफ ब्रेन टिश्यू पर मिनट है। तो ब्रेन में कंटिन्यूस और रिच परफ्यूजन वाला प्रॉपर ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए होता है ताकि वो ऑक्सीजन और ग्लूकोज टिश्यूज तक शिफ्ट कर सके और बॉडी के सारे फंक्शंस प्रॉपर काम करते रहे, प्रॉपर होते रहे। सेरेब्रल ब्लड फ्लो को अगर हम देखें तो पूरी जो हमारा अवेलेबल कार्डिक आउटपुट है उसके 17% जो है हमारे ब्रेन को ब्लड चाहिए होता है, जो हमेशा कंटिन्यूस ब्लड सप्लाई चाहिए होता है। उसमें कुछ भी हो जाए, कोई भी रीज़न हो, वो रुकना नहीं चाहिए। केमिकल रेगुलेट भी हो रहा होता है, न्यूरोजेनिक रेगुलेट भी हो रहा होता है। केमिकल रेगुलेट कैसे होता है? जब भी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर बढ़ेगा और ऑक्सीजन का प्रेशर कम होगा, वेज़ोडाइलेशन होगी और उसके नतीजे में CBF यानी सेरेब्रल ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। और इसके साथ साथ अगर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर डिक्रीज हो रहा है और ऑक्सीजन का प्रेशर इंक्रीज होगा तो अपोजिट होगा, वेजो कंस्ट्रक्शन होगी और सेरेब्रल ब्लड फ्लो CBF क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। और जब भी पीएच जो है फॉल करती है तो एसिडिटी बढ़ती है, जिसके नतीजे में वेज़ोडाइलेशन होती है, वेज़ोडाइलेशन होगी तो CBF बढ़ जाएगा। और इसी तरह अगर जो pH राइज होगी, बढ़ेगी तो अल्कलाइनिटी बढ़ जाएगी और उसके नतीजे में ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा। तो केमिकली इस तरह रेगुलेट हो रहा होता है। न्यूरोजेनिक में देखें तो मेटाबोलाइट्स हैं, आपका BP है, ICP है, ब्लड विस्कोसिटी है। वैसे तो ये CBF जो है ऑटो रेगुलेशन प्रोसेस है, लेकिन स्ट्रोक में ये जो प्रोसेस है वो क्या होता है? इम्पेयर्ड हो जाता है। अब हम बात करते हैं सेरेब्रल वेस्कुलर एनाटमी की। जो किसी भी जो अगर आप स्ट्रोक को मैनेज कर रहे हैं या सिम्टम्स हैं या डायग्नोसिस किस बात पर डिपेंड कर रहा होता है कि कौन सी वेस्कुलर आर्टरी को डैमेज किया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपको सर्कल ऑफ विलस पता होना चाहिए, जिसमें हमारे पास इंटरनल कैरोटिड आर्टरी आती है, वर्टिब्रल आर्टरी आ रही है, बेसिलर आर्टरी आ रही है, इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी है, मिडल सेरेब्रल आर्टरी है एंड देन पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी है। देन पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी है, इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी है, सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी है, इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी, इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी एंड पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरीज है। ये आपको सर्कल ऑफ विलस बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो इसी बेसिस पे आप जो स्ट्रोक के जो सिम्टम्स हैं उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। वेस्कुलर सिंड्रोम्स की बात की जाए तो उसमें मोस्ट कॉमन है ACA इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी सिंड्रोम, MCA मिडल सेरिब्रल आर्टरी सिंड्रोम, देन पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी सिंड्रोम, लेक्यूनर सिंड्रोम एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी सिंड्रोम। अब हम 1 by 1 करके इसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम देखें ACA यानी इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी कहाँ कहाँ सप्लाई कर रही होती है, तो ये जो है सेरिब्रल हेमिस्फीयर के मीडियल एस्पेक्ट पे यानी जो मीडियल साइड है उसको सप्लाई कर रही होती है, यानी आपके फ्रंटल और पैराइटल लोब को सप्लाई कर रही होती है। और साथ साथ सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर्स जो कि बेसल गैंग्लिया में इंक्लूड होते हैं, इंटीरियर इंटरनल कैप्सूल, इंफीरियर कॉर्डेट न्यूक्लियस, इंटीरियर फॉर्निक्स एंड इंटीरियर 4/5 ऑफ कॉर्पस कैलोजम को सप्लाई कर रही होती है। आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए कि जो आर्टरीज हैं वो किस किस एरिया को सप्लाई कर रही हैं, क्योंकि जब वो आर्टरी डैमेज होंगी तो सिर्फ वही वाले एरिया में से ही किसी को डैमेज करेंगी। अब वो डिपेंड करता है कि उस पूरी आर्टरी डैमेज हुई है या ये किस हद तक हुई है। तो ये आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब अगर हम देखें जो ACA है वो जो है सेरेब्रल आर्टरी के प्रॉक्सिमल इंटीरियर पार्ट पे को सप्लाई कर रही होती है। तो जितना प्रॉक्सिमल एक्लूड होगा उतना मिनिमल डिफेक्ट होगा, उतना जो है न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स हैं वो कम होंगे, क्योंकि जितना जितना डिस्टल लीजन होगा उतने ज़्यादा सिग्निफिकेंट डेफिसिट्स होंगे। तो अगर ACA इन्वॉल्व होती है तो और प्रॉक्सिमल पार्ट
क्योंकि ये प्रॉक्सिमल इंटीरियर पार्ट पे सप्लाई कर रही है, तो मिनिमल डेफिसिट्स मिलेंगे। तो मोस्ट कॉमन क्या हो रहा होता है एसीए में, कॉन्ट्रालैटरल हेमीप्रेसिस होता है। हेमीप्लेजिया मीन्स के पैरालिसिस ऑफ वन साइड, हेमीप्रेसिस मीन्स के वीकनेस ऑफ वन साइड, कॉन्ट्रालैटरल यानी दूसरी साइड की, क्योंकि आपको पता है कि राइट आपका सेरिब्रल हेमिस्फीयर लेफ्ट को सप्लाई करता है और लेफ्ट आपका राइट को करता है। यानी कि अगर आपका डोमिनेंट हैंड राइट है तो आपका जो ब्रेन में लेफ्ट वाला सेरिब्रल हेमिस्फीयर ज़्यादा वर्क कर रहा है, और इस तरह जो लेफ्ट हैंडेड होते हैं उनका राइट होता है। तो कॉन्ट्रालैटरल हेमीप्रेसिस के साथ साथ सेंसरी लॉस हो रहा होता है, और इसमें ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट होती है आपकी लोअर एक्सट्रीमिटी यानी लोअर लिम्ब की, क्योंकि कॉर्टेक्स के मीडियल एस्पेक्ट को सप्लाई कर रहा होता है जैसे मैंने आपको बताया। तो उसमें जो है लोअर लिम्ब का फंक्शनल एरिया इंक्लूड होता है। अब इस चार्ट के मुताबिक अगर आप याद करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसमें एक तरफ आप देखें साइन एंड सिम्टम्स लिखे हुए हैं, दूसरी तरफ स्ट्रक्चर इन्वॉल्व्ड लिखे हुए हैं, यानी कि जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो बता रहे होते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर इन्वॉल्व्ड होगा। अब अगर हम देखें कॉन्ट्रालैटरल हेमीप्रेसिस हो रहा है, वो मेन इन्वॉल्व कर रहा है लोअर लिम्ब को, मोस्टली अपर लिम्ब को इतना इन्वॉल्व नहीं करता। तो आपकी ब्रेन का प्राइमरी मोटर एरिया और मीडियल एस्पेक्ट ऑफ कॉर्टेक्स और इंटरनल कैप्सूल इन्वॉल्व होगा। इसके बाद अगर हम देखें कॉन्ट्रालैटरल हेमीसेंसरी लॉस हो रहा है लोअर लिम्ब में, हेमीसेंसरी लॉस यानी कि हाफ हो रहा है, उसको महसूस होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। उसमें प्राइमरी सेंसरी एरिया और मीडियल एस्पेक्ट ऑफ कॉर्टेक्स होगा। इसके साथ साथ यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के भी इशू हो रहे होते हैं। अगर यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के इशू हो तो पोस्टीरियर मीडियल एस्पेक्ट ऑफ सुपीरियर फ्रंटल गायरस इन्वॉल्व है। और अगर इमिटेट करने के बाई मैनुअल टास्क या एप्रेक्सिया हो रहा है तो कॉर्पस कैलोजम इन्वॉल्व है। एपरेक्सिया मीन्स कि पर्सन जो भी पेशेंट है वो काम तो करना चाह रहा है और वो समझ भी रहा है, लेकिन वो काम नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके ब्रेन में न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स आए हैं जिसकी वजह से वो काम नहीं कर सकता और ब्रेन का कॉर्पस कैलोजम इन्वॉल्व है। उसके बाद एबुलिया हो जाता है, म्यूटिज्म और स्लोनेस हो जाती है, डिले हो रहा होता है, स्पॉन्टेनियटी फौरन से जो काम करना है स्पॉन्टेनियस एक्टिवेशन वो ख़त्म हो जाती है या लैक हो जाती है, कम हो जाती है, और मोटर इन एक्शन हो जाता है। तो इसकी लोकलाइजेशन अनसर्टेन है। एंड देन कॉन्ट्रालैटरल ग्रास्प रिफ्लेक्स जो है, सकिंग रिफ्लेक्स है, एब्सेंट हो जाते हैं, उसकी लोकेशन है वो अनसर्टेन है, वो अभी तक पता नहीं लगी है। एबुलिया हम देखें तो एबुलिया में क्या होता है कि जो पेशेंट है उसको जो है ना, जो कोई भी टास्क परफॉर्म करने की या बात करने की, कोई भी ड्राइव है इनिशिएट करते हैं कोई भी काम, वो ख़त्म हो जाती है। देन हम मिडल सेरिब्रल आर्टरी सिंड्रोम की बात करते हैं। मीडियल एस्पेक्ट पे हमने देखा कि एसीए सप्लाई कर रही है, तो लैटरल एस्पेक्ट पे आपको एमसीए सप्लाई कर रही है, यानी सेरिब्रल हेमिस्फीयर के लैटरल एस्पेक्ट के पे आपके पास एमसीए का सारा रोल है, जिसपे फ्रंटल, टेम्पोरल और पैराइटल लोब है। उसमें से फ्रंटल और पैराइटल था, इसमें टेम्पोरल भी इन्वॉल्व है। सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं? इंटरनल कैप्सूल है, पोस्टीरियर पोर्शन, देन कोरोना रेडिएटा है, ग्लोबस पेलाइडस है आउटर पार्ट, एंड देन उसके साथ साथ कॉर्डेट न्यूक्लियस एंड पुटामेन है। अब अगर प्रॉक्सिमल एक्लूजन हो जाएगी तो मैंने आपको जैसे बताया कि प्रॉक्सिमल जब भी एक्लूजन होते हैं तो जो न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे, यानी आपको डैमेज एक्सटेंसिव मिलेगा। और उसके साथ साथ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सेरिब्रल एडीमा भी मिल रहा होता है एमसी के साथ साथ। तो एमसी में जब भी सेरिब्रल एडीमा होगा आईसीपी रेज होगा, और आईसीपी रेज होगा तो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगी। उसके साथ साथ अगर ब्रेन स्टेम हर्निएशन हो जाती है तो पेशेंट डेथ भी हो सकती है। देन मिडल सेरिब्रल आर्टरी सिंड्रोम में हम देखें क्या मिल रहा होता है, कॉन्ट्रालैटरल स्पास्टिक हेमीप्रेसिस मिल रहा होता है, एंड सेंसरी लॉस ऑफ फेस मिल रहा होता है। इसमें अपर एक्सट्रीमिटी ज़्यादा इन्वॉल्व होती है और फेस इन्वॉल्व होता है। स्पास्टिक यानी कि सख्ती के साथ, हेमीप्रेसिस वीकनेस है, और साथ साथ जो फेस पे सेंसेशन आ रही होती हैं, जो सेंस आप महसूस करते हैं वो भी लॉस हो जाती हैं, और फेस और अपर एक्सट्रीमिटी ज़्यादा इन्वॉल्व होती है एज़ कम्पेयर टू लोअर लिम्ब। लीजन्स अगर पैराइटो ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स में आ जाए, आपको पता है कि डोमिनेंट हेमिस्फीयर के हम बता चुके हैं कि नॉर्मली जो है डोमिनेंट हेमिस्फीयर लेफ्ट वाला होता है राइट हैंडेड पीपल में। 90% लोग हैं वो राइट हैंडेड होते हैं, यानी उनका डोमिनेंट हेमिस्फीयर लेफ्ट हेमिस्फीयर होगा। तो जब भी लेफ्ट हेमिस्फीयर इन्वॉल्व होगा तो एफेजिया का प्रॉब्लम होगा।
यानी कि एफेजिया का प्रॉब्लम पेशेंट को बोलने में मसला हो रहा है। अगर ब्रेन में इशू हुआ है जिसकी वजह से पेशेंट जो है बोल नहीं सकता है या उसको बोलने में प्रॉब्लम आ रही है, कॉम्प्रीहेंड करने में, प्रोनाउंस करने में, लेकिन मसला कहाँ से है? ब्रेन से है। अब अगर लीजन हो जाए राइट पैराइटल लोब का, नॉन डोमिनेंट हेमिस्फेयर का, जो कि नॉर्मली ज़्यादातर जो है वो राइट हेमिस्फेयर होता है, तो वो परसेप्चुअल डेफिसिट्स प्रोड्यूस कर देगा, परसेप्चुअल डेफिसिट्स कॉज कर देगा, जिसमें यूनिलैटरल नेग्लेक्ट है, अनोसोग्नोसिया है, एप्रेक्सिया है, स्पेशल डिसऑर्गेनाइजेशन है। अब अगर हम एफेजिया और एप्रेक्सिया को देखें तो एफेजिया में ब्रेन की वजह से प्रॉब्लम हो रही है कि उसको बोलने में शोर है। एप्रेक्सिया में क्या होता है कि पेशेंट उसको अंडरस्टैंड तो कर रहा है लेकिन कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहा, उसकी बेसिस पर उसको क्या बात करनी है, क्या प्रोनाउंस करना है, उसमें उसको वो मसला आ रहा है। एप्रेक्सिया में अंडरस्टैंडिंग जो है वो ख़त्म नहीं हुई है, उसको बोलने में मसला हो रहा है। एफेजिया में अंडरस्टैंडिंग जो है ब्रेन की तरफ से इशू आ रहा होता है स्पीच का। देन यूनिलैटरल नेग्लेक्ट में देखें तो उसको जो एक साइड का जो लैटरल जो वो है वो नज़र नहीं आ रहा होता है, यानी कि उसको अगर हम उसको लिख के दें तो सिर्फ उसको एक साइड का नज़र आ रहा होगा। एनोसोग्नोसिया अगर हम देखें तो जो भी उसकी कंडीशन है, जो भी उसको प्रॉब्लम है, जो उसके साथ साइकेट्री इलनेस चल रही है या जो भी उसकी न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स है, वीकनेस है, वो उसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएगा, उसको समझ ही नहीं आएगा कि उसके साथ क्या हो रहा है। स्पेशल डिसऑर्गेनाइजेशन देखें तो जो हम ज़मीन पे होते हैं या एल्टीट्यूड में पोजीशन बॉडी की, ये जो सब चीज़ें हैं उसको अपनी पूरी बॉडी के पोस्चर वगैरह, मोशन, मूवमेंट, ये इसको समझ नहीं आ रहा होगा। इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन होता है होमोनाइमस हेमिअनॉप्सिया जो विजुअल डिफेक्ट है, और एमसीए जो है सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन साइट है एक्लूड होने की, सबसे ज़्यादा जितनी भी आर्टरीज हैं उसमें एमसीए सबसे ज़्यादा हो रही होती है। देन हम इस चार्ट के हिसाब से देख लेते हैं जैसे हमने एसीए के देखे हैं। तो इसमें क्या होता है कि साइन एंड सिम्टम्स देखें तो कॉन्ट्रालैटरल हेमीप्रेसिस हो रही होती है और वो इन्वॉल्व कर रही होती है आपके अपर एक्सट्रीमिटी और फेस को एज कम्पेयर टू लोअर। इसमें आपका प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स एरिया इन्वॉल्व होता है और इंटरनल कैप्सूल इन्वॉल्व है। देन हम देखें कॉन्ट्रालैटरल हेमीसेंसरी लॉस होगा, यानी कि सेंसेशन में जिसको लॉस हो रहा था फेस और अपर लिम्ब का, उसमें आपका प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स एरिया और इंटरनल कैप्सूल इन्वॉल्व है। मोटर स्पीच इम्पेयरमेंट में ब्रोकाज और नॉन फ्लुएंट एफेजिया जिसमें वोकैबुलरी लिमिटेड हो जाती है, स्लो हो जाता है और स्पीच में हेजिटेंट हो रहा होता है, उसमें ब्रोकाज एरिया इन्वॉल्व होता है। अगर डोमिनेंट साइड जो है वो लेफ्ट है, और साथ साथ रिसेप्टिव स्पीच इम्पेयरमेंट आ रहे होते हैं। अगर वर्निक्स और फ्लुएंट एफेजिया का प्रॉब्लम हो रहा होता है तो उसमें आपको वर्निक्स कॉर्टिकल एरिया इन्वॉल्व होता है, अगर डोमिनेंट हेमिस्फेयर अगर आपका लेफ्ट हो तो। इसके साथ साथ ग्लोबल एफेजिया हो रहा होता है जिसमें आपका थर्ड फ्रंटल कॉन्वोल्यूशन और पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ सुपीरियर टेम्पोरल गायरस इन्वॉल्व है। परसेप्चुअल डेफिसिट्स, यूनिलैटरल नेग्लेक्ट, डेप्थ परसेप्शन, स्पेशल रिलेशन, इग्नोसिया का प्रॉब्लम हो रहा होता है। आपका पैराइटल सेंसरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स एरिया इन्वॉल्व है। लिम्ब काइनेटिक एपरेक्सिया हो जाए तो प्री मोटर और पैराइटल कॉर्टेक्स एरिया इन्वॉल्व होते हैं, और कॉन्ट्रालैटरल होमोनाइमस हेमिअनॉप्सिया हो जाए तो ऑप्टिक रेडिएशन इन इंटरनल कैप्सूल इन्वॉल्व है। और लॉस ऑफ गेज हो जाए अपोजिट साइड तो आपका फ्रंटल आई फील्ड एरिया इन्वॉल्व होता है। और कॉन्ट्रालैटरल लिम्ब की एटेक्सिया हो जाए तो आपका पैराइटल लोब इन्वॉल्व है। और प्योर मोटर हेमीप्लेजिया हो जाए तो आपका पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल का अपर पोर्शन इन्वॉल्व है। देन हम बात करते हैं पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी सिंड्रोम की। एसीए भी आपको समझ में आ गई, मीडियल साइड पे सप्लाई कर रही होती है, और एमसीए लैटरल साइड पे, तो पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी सप्लाई कर रही होती है। कहाँ पे, ये हम देख लेते हैं। दो पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी बेसिलर आर्टरी से की टर्मिनल ब्रांचेज हैं और दोनों सप्लाई कर रही होती हैं ऑसिपिटल लोब पे, मीडियल और इंफीरियर टेम्पोरल लोब को सप्लाई कर रही होती हैं। इसके साथ साथ अपर ब्रेन स्टेम पे, मिड ब्रेन में और पोस्टीरियर डायंसेफेलॉन में स्पेशली थैलेमस को इन्वॉल्व कर रही होती है। अब अगर इसका एक्लूजन हो जाए पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी का तो डेफिसिट्स तो मिनिमल है, क्योंकि इसका जो है कोलैटरल ब्लड सप्लाई है जो कि पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी से आ रही है, जैसे एसी का सिमिलर है। तो अब अगर क्या होता है, अगर थैलेमिक ब्रांचेस एक्लूड हो जाए तो इसमें हेमी एनेस्थेसिया,
कॉन्ट्रालैटरल सेंसरी लॉस होना शुरू हो जाता है और सेंट्रल पोस्ट स्ट्रोक थैलेमिक पेन, यानी कि स्ट्रोक के बाद जो पेशेंट को पेन होगा, जो थैलेमिक एरिया होता है उसकी वजह से पेन हो रहा होता है, क्योंकि थैलेमस इन्वॉल्व होता है। तो ऐसे पेशेंट को जब भी आप एक्सरसाइज करवाएंगे, कोई भी मूवमेंट करवाएंगे, या नॉर्मली भी उसको बहुत ज़्यादा पेन रहेगा, डैट इज़ बिकॉज ऑफ थैलेमस, क्योंकि उसको थैलेमस इन्वॉल्व है, इसलिए उसको सेंट्रल पोस्ट स्ट्रोक पेन है। इसके अलावा ऑसिपिटल इन्फेक्शन हो जाए तो होमोनाइमस हेमियानोप्सिया हो जाता है, विजुअल एग्नोसिया हो जाता है, प्रोसोपेग्नोसिया हो जाता है, और अगर बायलैटरल हो तो कॉर्टिकल ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। अब अगर टेम्पोरल एरिया इन्वॉल्व है तो उसमें एमनेसिया हो जाएगा, यानी कि पेशेंट की मेमोरी लॉस हो सकती है। और अगर सब थैलेमिक ब्रांचेस इन्वॉल्व हैं तो उसकी बेसिस पे सब थैलेमिक न्यूक्लियस जो इन्वॉल्व होगा और पैराइडल कनेक्शन इन्वॉल्व होंगे तो वो डिफरेंट वैरायटी के डेफिसिट्स कॉज करेंगे। अब अगर कॉन्ट्रालैटरल हेमिप्लेजिया हो जाता है पीसीएम में, तो वो होता है सेरिब्रल पेडंकल्स की वजह से। अब अगर हम इस चार्ट के हिसाब से देखें कौन से एरिया इन्वॉल्व है, तो साइन सिम्टम्स में देखें कॉन्ट्रालैटरल होमोनाइमस हेमियानोप्सिया हो जाता है, क्योंकि विजुअल कॉर्टेक्स और ऑप्टिक रेडिएशन प्राइमरी एरिया इन्वॉल्व होता है। अगर बायलैटरल होमोनाइमस हेमियानोप्सिया हो जाएगा तो वो उसमें कैल्केरीन कॉर्टेक्स इन्वॉल्व है ऑसिपिटल लोब की। विजुअल एग्नोसिया हो जाए तो लेफ्ट ऑसिपिटल लोब इन्वॉल्व है। प्रोस्पेग्नोसिया हो जाए, अच्छा उसमें विजुअल क्या होता है कि देखने में पेशेंट को प्रॉब्लम हो रहा होता है। प्रोस्पेग्नोसिया में क्या होता है कि आपने किसी भी पेशेंट को देखा, और नॉर्मली क्या होता है कि हमारे सामने कोई भी आता है इंसान तो हम उसको देख के, शक्ल देख के उसका नाम याद आ जाता है। लेकिन अब क्या होगा कि वो बंदा तो हमारे सामने आ है, हम उसको पहचान रहे हैं, लेकिन हमें नाम याद नहीं आएगा कि ये कौन है। इस तरह मसला हो रहा होता है। तो विजुअल एग्नोसिया में आपको देखने में भी याद नहीं आता है। अब अगर प्रोस्पेग्नोसिया हो जाए तो विजुअल एसोसिएशन कॉर्टेक्स इन्वॉल्व हो रहा है। डिसलेक्सिया हो जाए या एग्राफिया हो जाए, डिसलेक्सिया मीन्स के उसको पढ़ने में डिफ़िकल्टी हो रही है, और एग्राफिया में राइटिंग में डिफ़िकल्टी हो रही है। और एनोमिया यानी कि कलर के नाम याद करना और कलर डिस्क्रिमिनेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसमें जो है कॉर्पस कैलोजम का पोस्टीरियर पार्ट और कैल्केरीन लीजन इन्वॉल्व है। मेमोरी डिफिसिट्स होना शुरू हो जाए तो टेम्पोरल लोब इन्वॉल्व है। टोपोग्राफिक डिसओरिएंटेशन हो जाएगी तो प्राइमरी विजुअल एरिया इन्वॉल्व है। ऊपर जो हमने पहले पढ़े पेरिफेरल टेरिटरी के, सेंट्रल टेरिटरी की क्या प्रॉब्लम है, पोस्ट स्ट्रोक थैलेमिक पेन हो रहा होता है, और ये होता है थैलेमस इन्वॉल्व होने की वजह से इनवॉलेंट्री मूवमेंट हो रही होती है, कोरियोएथिटोसिस, इंटेंशन ट्रिमर और हेमिब्लिस्मस। इसमें सब थैलेमिक न्यूक्लियस इन्वॉल्व है। कॉन्ट्रालैटरल हेमिप्लेजिया हो जाए तो सेरिब्रल पेडंकल मिड ब्रेन के इन्वॉल्व है। वेबर्स सिंड्रोम हो जाए जिसको इसमें क्यूलोमोटर नर्व पाल्सी है, और कॉन्ट्रालैटरल हेमिप्लेजिया इसमें थर्ड नर्व और सेरिब्रल पेडंकल है मिड ब्रेन के, और वर्टिकल आई मूवमेंट की पैरालिसिस हो जाए या जिसमें स्लाइट मियोसिस एंड पटोसिस हो जाती है, और जो स्लगिश पेपिलरी लाइट रिफ्लेक्स हो जाता है, तो इसमें थर्ड क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व होती है। तो एसीए, एमसीए और पीसीए के देखें तो एसीए में कॉन्ट्रालैटरल हेमिप्रेसिस एंड सेंसरी लॉस होता है लोअर एक्सट्रीमिटी का एज कम्पेयर टू अपर एक्सट्रीमिटी। एमसीए उसके अपोजिट है, कॉन्ट्रालैटरल स्पास्टिक हेमिप्रेसिस है एंड सेंसरी लॉस है फेस, अपर लिम्ब एंड देन लास्ट में लोअर लिम्ब आता है। अपर लिम्ब ज़्यादा इन्वॉल्व होता है एज कम्पेयर टू लोअर लिम्ब। और पीसीए में हम देखें तो पीसीए में कॉन्ट्रालैटरल हेमिप्लेजिया हो जाता है जिसमें सेरिब्रल सिंड्रोम की इन्वॉल्वमेंट होती है। इसके साथ साथ होमोनाइमस हेमिअनोप्सिया कॉमन मिल रहा होता है। अब हम बात करते हैं इंटरनल कैरोटिड आर्टरी सिंड्रोम की, यानी कि आईसीए के। अब अगर आईसीए को प्रॉब्लम हो जाए, वहाँ पे एक्लूजन हो जाए, तो मैसिव इन्फेक्शन होगा, क्योंकि ये ज़्यादातर इस रीजन में मिडल सेरिब्रल आर्टरी सप्लाई कर रही होती है। अब बेसिक अगर हम आईसीए का जिक्र करें तो ये एमसीए को भी सप्लाई करती है और एसीए वाले एरिया को भी सप्लाई कर रही होती है। अब अगर एसीए का जो कोलैटरल सर्कुलेशन है, जिससे मैंने आपको बताया कि अगर किसी जगह एक आर्टरी सप्लाई कर रही है तो वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, लेकिन अगर उसकी कोलैटरल सर्कुलेशन होगी तो वो कहीं दूसरी जगह से उसको वहाँ उस एरिया में सर्कुलेशन ब्लड मिल जाएगा, तो वहाँ पे प्रॉब्लम कम होगा। लेकिन एसीए में क्या, अगर कोलैटरल सर्कुलेशन एब्सेंट हो जाए सर्कल ऑफ विलिस की तरफ से, तो एक्सटेंसिव सेरिब्रल इन्फेक्शन होगा जो आपके एसीए वाले एरिया को भी इन्वॉल्व करेगा और एमसीए वाले एरिया को भी इन्वॉल्व करेगा, जिसकी बेसिस पे सिग्निफिकेंट एडिमा हो जाएगा। उसकी बेसिस पे अंकल हर्निएशन हो सकती है, कोमा हो जाएगा, कोमा के बाद डेथ हो जाती है पेशेंट की। देन हम बात करें वर्टिब्रो बेसिलर आर्टरी सिंड्रोम।
अब क्या होता है कि जो वर्टिब्रल आर्टरीज होती हैं वो अराइज हो रही होती हैं सबक्लेवियन आर्टरी से। अब जब सबक्लेवियन आर्टरी से अराइज होकर ये वर्टिब्रल आर्टरीज बनाती हैं और वहाँ से चलती हुई ब्रेन के पास आती हैं और मेडुला के पास आके ये जो है इंफीरियर बॉर्डर ऑफ बोन्स पे ये मर्ज हो जाती है बेसिलर आर्टरी की फॉर्म में। अब जो वर्टिब्रल आर्टरीज जो होती हैं सेरिबेलम को सप्लाई कर रही होती हैं पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरीज के ज़रिए, और मेडुला को सप्लाई कर रही होती है मेड्यूलरी आर्टरी के ज़रिए, और बेसिलर आर्टरी सप्लाई कर रही होती है पोन्स को पोंटाइन आर्टरीज के ज़रिए, इंटरनल एयर को लेब्रिंथ आर्टरीज के ज़रिए, और सेरिबेलम को इंटीरियर इंफीरियर एंड सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरीज के ज़रिए। अब बेसिलर आर्टरी अगर हम देखें तो ये टर्मिनेट कर रही होती है जो पोन्स का अपर बॉर्डर है वहाँ से, और 2 पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज दे रही होती है। अब अगर वर्टिब्रो बेसिलर आर्टरी सिस्टम का अक्लूड हो जाए तो बहुत सारे सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगे, बहुत सारे इश्यूज प्रोड्यूस होंगे। इप्सिलैटरल भी हो सकते हैं और कॉन्ट्रालैटरल भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो ब्रेन स्टेम के पास से कुछ ट्रैक्स कॉन्ट्रालैटरल दूसरे साइड पे क्रॉस कर रहे होते हैं और कुछ क्रॉस नहीं करते, तो जो डैमेज होगा जिन जिन ट्रैक्स को डैमेज करेगी उसके हिसाब से होगा। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारी सेरिबेलर एबनॉर्मेलिटीज़ हो रही होती हैं और क्रेनियल नर्व्स एबनॉर्मेलिटीज़ मिलेंगे इसमें। देन हम बात करते हैं लॉक्ड इन सिंड्रोम। ये जो है बहुत ज़्यादा रेयर कंडीशन है। इसमें जो होता है जब बेसिलर आर्टरी में थ्रोम्बस फॉर्म हो जाए और जो वेंट्रल बोन्स के बायलैटरल इन्फैक्ट हो जाए तो LIS होता है। ये बहुत ज़्यादा सडन होता है, रेयर होता है। इसमें क्या होता है कि एक्यूट हेमीप्रेसिस होता है और आहिस्ता आहिस्ता करके ये टेट्राप्लेजिया की फॉर्म में प्रोग्रेस कर देता है, यानी कि आपके जो दोनों लिम्स हैं, अपर लिम्ब लोअर लिम्ब, दोनों साइड्स काम नहीं करती हैं और लोअर बल्बर पैरालिसिस हो जाता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि जो क्रेनियल नर्व 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 आपने ऑलरेडी क्रेनियल नर्व्स पढ़े होंगे और उनके फंक्शंस पढ़े होंगे। तो 5 से लेकर 12 तक जितनी क्रेनियल नर्व्स के फंक्शंस होते हैं, रिफ्लेक्सेस, जो मूवमेंट करवाना, जहाँ जहाँ पे भी सप्लाई करना, सब चला जाता है। इस तरह का जो पेशेंट होता है पहले उसको बोलने में प्रॉब्लम होता है और डिसआर्थरिक होता है, फिर डिस्फोनिक होता है, यानी फिर आवाज़ बंद होना शुरू हो जाती है, और आहिस्ता आहिस्ता करके म्यूटिज्म यानी बिल्कुल मुंह बंद हो जाता है। और जो वीकनेस है वो भी देखें, वीकनेस से स्टार्ट होकर टेट्राप्लेजिया पैरालिसिस की तरफ चला जाता है। इस तरह बोलने में भी ये हो रहा है। इस तरह का जो पेशेंट होता है वो कॉन्शियस होता है, यानी कि उसकी जो गर्दन से जो मुंह वाला हिस्सा है वो समझ सकता है कि उससे क्या बात हो रही है, वो उसके जवाब भी दे सकता है लेकिन वो दे नहीं पा रहा होता, और मूव नहीं कर सकता है, बोल नहीं सकता, लेकिन अंडरस्टैंड करता है, ओरिएंटेड होता है। उसकी जो आइज़ की जो मूवमेंट होती है, जो वर्टिकल मूवमेंट होती है, ब्लिंक करने वाली मूवमेंट, वो तो रहती है, लेकिन हॉरिजेंटल जो मूवमेंट है जो हम साइड टू साइड देख रहे होते हैं वो चली जाती है। अब अगर आप ऐसे पेशेंट से कोई भी बात करें तो वो आपको आई ब्लिंक करके रिस्पॉन्स दे सकता है। तो हॉरिजेंटल आई मूवमेंट्स जो है वो ख़राब हो रही होती है, ब्लिंकिंग हमेशा रहती है। तो आइज़ के ज़रिए वो कम्युनिकेट कर सकता है। मोर्टालिटी रेट इसके हाई है, 59% है, और अगर इसका सर्वाइवर ज़िंदा रहेगा तो उसको बहुत सारी ब्रेन स्टेम इंजरीज़ के साथ सीवियर इम्पेयरमेंट होगी। और ये लॉक्ड इन सिंड्रोम कब होता है? जब कोई भी एक्सेसिव फोर्सफुल नेक मोशन वाली मूवमेंट इंजरीज हो जाए, विप्लैश इंजरीज, एग्रेसिव नेक मैनिपुलेशन इंजरीज, तो उन पेशेंट्स में लॉक्ड इन सिंड्रोम हो जाता है। अब हम लेक्यूनर सिंड्रोम देखते हैं। सेरेब्रल वाइट मैटर के अंदर जो डीप स्मॉल वेजल्स होती हैं उसको ये अफेक्ट कर रहा होता है। हाइपरटेंसिव हैमरेज के साथ ये एसोसिएटेड है, यानी ऐसा पेशेंट जिसको हाइपरटेंशन हो एंड देन उसको हैमरेज हो जाए, ब्लीड हो जाए, और डायबिटिक माइक्रोवेस्कुलर डिजीज़ हो। यानी डायबिटीज़ क्या करता है, जब डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होता तो जो वेस्कुलर आर्टरीज होती हैं उसको जो छोटी छोटी आर्टरीज होती हैं उसको डैमेज करना शुरू हो जाता है। तो जिन भी पेशेंट को हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ का इशू है और अगर वो कंट्रोल नहीं हो रहे हैं तो उससे एसोसिएटेड होगा लेक्यूनर सिंड्रोम। और ये कंसिस्टेंट होता है, स्पेसिफिक एनाटमिक साइट्स होती हैं इसकी। प्योर मोटर लेक्यूनर स्ट्रोक जो है वो एसोसिएटेड है इंटरनल कैप्सूल बोन्स और पायरामिड की इन्वॉल्वमेंट से। और प्योर सेंसरी लेक्यूनर सिंड्रोम होता है वेंट्रोलैटरल थैलेमस और थैलेमो कॉर्टिकल प्रोजेक्शन से रिलेटेड। डिसआर्थरिया होगा और साथ साथ क्लमजी हैंड सिंड्रोम हो जाएगा।
एटेक्सिक हेमीप्रेसिस भी हो सकता है, जिसमें पोन्स, इंटरनल कैप्सूल, कोरोना, रेडिएटर और सेरिबेलम इन्वॉल्व हो सकते हैं। सेंसरी मोटर कॉर्टेक्स दोनों हो सकता है, ये दोनों में से एक हो सकता है। डिस्टोनिया का इशू हो सकता है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट हो सकती है, जिसमें कोरियोथिटोसिस आ सकता है, हेमीब्लिस्मस आ जाती हैं, और हाइपरटेंसिव हैमरेज साथ साथ थैलेमस को भी अफेक्ट कर रहा होता है, जिसकी बेसिस से सेंट्रल पोस्ट स्ट्रोक पेन हो रहा होता है। तो इस तरह के पेशेंट असली में उनको नेचुरली ब्रेन में इशू आने की वजह से, थैलेमस इफेक्ट होने की वजह से पेन हो रहा होता है। ऐसा नहीं होता कि पेशेंट ड्रामे कर रहा है, उसको असली में हो रहा होता है ब्रेन की थैलेमस अफेक्ट होने की वजह से। न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस एंड एसोसिएटेड कंडीशंस, अब वो क्या क्या इश्यूज हैं जो स्ट्रोक से की कॉम्प्लिकेशंस में आते हैं। सबसे पहले कॉन्शियसनेस ऑल्टर्ड हो रहा होता है, स्पीच लैंग्वेज डिसऑर्डर्स हो रहे होते हैं, डिस्फेजिया, खाने में, स्वॉलो करने में, निगलने में इशू हो रहा होता है, कॉग्निटिव डिसफंक्शन, ब्रेन के जो कॉग्निटिव फंक्शंस होते हैं वो डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, ऑल्टर्ड इमोशनल स्टेटस, इमोशनल जो स्टेटस होता है वो भी चेंज हो रहा होता है, कभी हंस रहा है, कभी डिप्रेस हो रहा है, कुछ भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। तो ये जो होता है, ऐसा नहीं कि कुछ होता है कि पेशेंट्स को डिजीज़ हुई, डिजीज़ के बाद उसके इमोशंस डिस्टर्ब होते हैं कि बीमार रहा उसकी वजह से। इसमें ऐसा भी होता है कि वो पेशेंट के जो है स्ट्रोक में ऐसा कोई एरिया डिफेक्ट हो गया जिसकी बेसिस पे उसका इमोशनल स्टेटस डिस्टर्ब हो गया, वो चाह के भी उसको चेंज नहीं कर पाएगा क्योंकि ब्रेन में इफेक्ट है। तो ब्रेन में जो इफेक्ट है इस जिस एरिया में, उसको ठीक करना पड़ेगा। हमें स्पेरिक बिहेवियरल डिफरेंसेस होना शुरू हो जाते हैं, परसेप्चुअल डिसफंक्शन, सीजर्स, ब्लैडर एंड बॉल डिसफंक्शन होना शुरू हो जाते हैं, कार्डियोवैस्कुलर एंड पल्मोनरी डिसफंक्शन, यानी आपके हार्ट्स और लंग्स को भी इन्वॉल्व करना शुरू हो जाता है। डीवीटी हो सकता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस और पल्मोनरी एम्बोलिस हो सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर रिस्क पे भी इस तरह का पेशेंट हो सकता है। एग्जामिनेशन हम कैसे करते हैं, अगर आपके पास स्ट्रोक का पेशेंट आ जाए तो इसका न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन होता है, सबसे पहले आपको वो पता होना चाहिए। तो आपके पास जब भी कोई भी न्यूरो का पेशेंट आ रहा होता है, आप उसको प्रॉपर न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, ओरिएंटेशन देखते हैं। सबसे पहले ओरिएंटेशन आप जीसीएस स्केल के ज़रिए चेक करते हैं, जिसमें आपके पास ईवीएम, आई वर्बल मोटर रिस्पॉन्स होता है। देन क्रेनियल नर्व इंटीग्रिटी चेक कर रहे होते हैं कि कौन से क्रेनियल नर्व्स उसके इन्वॉल्व है और उसके सारे फंक्शंस तो क्लियर हैं कि नहीं। देन सेंसेशन देख रहे होते हैं क्योंकि सेंसेशन स्ट्रोक में जाती है। देन फ्लेक्सिबिलिटी एंड जॉइंट इंटीग्रिटी देखते हैं, मोटर फंक्शन, मसल्स की मूवमेंट चेक करते हैं, टोन चेक करते हैं, रिफ्लेक्सेस चेक कर रहे होते हैं, वॉलंटरीली मूवमेंट्स देख रहे होते हैं कि कौन सी प्रिजर्व्ड हैं, कौन सी चली गई हैं। कोऑर्डिनेशन के डिफरेंट टेस्ट हैं वो कर रहे होते हैं, मोटर प्रोग्रामिंग चेक कर रहे होते हैं, मसल स्ट्रेंथ चेक कर रहे होते हैं, पोस्चरल कंट्रोल एंड बैलेंस देख रहे होते हैं, इप्सिलैटरल पुशिंग देख रहे होते हैं। व्हाट इज इप्सिलैटरल पुशिंग? अगर एक साइड के मसल्स वीक हैं तो दूसरी साइड के जो मसल्स हैं वो तो स्ट्रेंथन है, तो वो उस साइड पे, जिस साइड के मसल्स वीक हैं उस तरफ बॉडी को पुश कर रहे होते हैं। इसको कहते हैं इप्सिलैटरल पुशिंग। अगर इप्सिलैटरल पुशिंग हो जाएगी तो पेशेंट दूसरी साइड पे गिर भी सकता है। गेयर एंड लोकोमोशन देख रहे होते हैं कि कितना गेट अफेक्ट हुआ है क्या नहीं, और इंटीगुमेंट्री इंटीग्रिटी, स्किन की चेक कर रहे होते हैं, एरोबिक कैपेसिटी एंड एंड्योरेंस चेक कर रहे होते हैं, पेशेंट का फंक्शनल स्टेटस चेक कर रहे होते हैं। स्ट्रोक स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, यानी हमारे पास कुछ स्केल्स होते हैं जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, स्ट्रोक के को चेक कर रहे होते हैं, जिसमें हमारे पास चिडोक मैकमास्टर स्ट्रोक असेसमेंट आ जाता है, जिसमें हम फिजिकल इम्पेयरमेंट एंड डिसेबिलिटी चेक कर रहे होते हैं स्ट्रोक की। और स्ट्रोक इम्पैक्ट स्केल है SIES, इसमें सेल्फ मेजर स्केल है, इसमें हम फंक्शन एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ आप स्ट्रोक के बाद चेक कर रहे होते हैं। फिर फ्यूगल मेयर असेसमेंट ऑफ फिजिकल परफॉर्मेंस स्केल है, इसमें हम मूवमेंट इम्पेयरमेंट चेक कर रहे होते हैं। देन स्ट्रोक रिहैबिलिटेशन असेसमेंट ऑफ मूवमेंट स्ट्रीम एक स्केल है, क्लिनिकल मेजर कर रहा होता है वॉलंटरी मूवमेंट्स को और बेसिक मोबिलिटी को। तो इस स्ट्रोक के लिए कुछ जो स्केल्स हैं जो स्पेशल यूज़ हो रहे होते हैं। साथ साथ मोटर फंक्शन देखने के लिए हमारे पास स्टेजेस होती है मोटर रिकवरी की, 1 2 3 4 5 6। 1 में क्या होता है, सबसे पहले एक्यूट एपिसोड में फ्लैसिडिटी होगी, बिल्कुल ढीला हो रहा होता है, कोई मूवमेंट नहीं होती है। स्टेज 2 में अब वॉलंटरी मूवमेंट जो है मिनिमल होना स्टार्ट हो गई है, यानी मूवमेंट है लेकिन थोड़ी थोड़ी है, लेकिन साथ साथ स्पास्टिसिटी होना शुरू हो गई है। अब जो है स्टेज 3 में वॉलंटरी कंट्रोल तो गेन हो गया है, लेकिन स्पास्टिसिटी और बढ़ना शुरू हो गई है और वो बहुत ज़्यादा सीवियर होना शुरू हो गई है। स्टेज 4 में मूवमेंट साइनर्जीज फॉर्म होना शुरू हो जाती हैं और स्पास्टिसिटी अब जो है कम होना शुरू हो जाएगी।
स्टेज 5 में डिफ़िकल्ट मूवमेंट और हो जाती है और स्टेज 6 में स्पास्टिसिटी डिसअपेयर हो जाती है और जॉइंट मूवमेंट जो है वो पॉसिबल होना शुरू हो जाती है और कोऑर्डिनेशन अप्रोच नॉर्मल होना शुरू हो जाती है। अब हमने साइनर्जी पैटर्न का जिक्र किया है, तो हमारे पास अपर एक्सट्रीमिटी और लोअर एक्सट्रीमिटी में दो तरह के साइनर्जी पैटर्न होते हैं। एक हम कहते हैं फ्लेक्जन साइनर्जी पैटर्न, दूसरा हम कहते हैं एक्सटेंसर साइनर्जी पैटर्न। अब अगर अपर लिम्ब में फ्लेक्जन साइनर्जी पैटर्न हो जाए तो स्कैपुला की रिट्रैक्शन हो सकती है या एलिवेशन हो सकती है या हाइपर एक्सटेंशन। शोल्डर एबडक्शन में जा सकते हैं, एक्सटर्नल रोटेशन में, एल्बो फ्लेक्शन में, फोरआर्म सुपिनेशन में, रिस्ट एंड फिंगर फ्लेक्शन में। यानी पूरा पैटर्न, इस तरह की जो मूवमेंट है ये सारी उस पैटर्न में आपका हाथ होगा और इसके अपोजिट मूवमेंट होगी तो दूसरा पैटर्न बनेगा जिसको हम एक्सटेंशन साइनर्जी कहते हैं। स्कैपुला की अगर फ्लेक्शन साइनर्जी में रिट्रैक्शन हो रही है तो दूसरे में प्रोट्रैक्शन हो रही होती है, बिल्कुल अपोजिट। शोल्डर अडक्शन होना होती है, इंटरनल रोटेशन है, एल्बो एक्सटेंशन है, फोरआर्म प्रोनेशन है, रिस्ट एक्सटेंशन एंड फिंगर फ्लेक्शन। लोअर एक्सट्रीमिटी में देखें तो हिप की फ्लेक्शन होती है, एबडक्शन, एक्सटर्नल रोटेशन, नी फ्लेक्शन में जाता है, एंकल डॉर्सी फ्लेक्शन, इन्वर्जन एंड टो डॉर्सी फ्लेक्शन में। और साइनर्जी में हिप एक्सटेंशन, अडक्शन, इंटरनल रोटेशन में, नी एक्सटेंशन में और एंकल प्लांटर फ्लेक्शन, इन्वर्जन एंड टू प्लांटर फ्लेक्शन में जा रहा होता है। ये साइनर्जी पैटर्न डेवलप हो जाते हैं पेशेंट में, तो हमें ध्यान रखना पड़ता है। टेस्ट एंड मेजर में जो सबसे ज़्यादा मशहूर फेमस स्केल है जो हम स्क्रीनिंग टूल के लिए यूज़ करते हैं वो NIHSS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ स्ट्रोक स्केल है। ये स्केल में हमसे सबसे ज़्यादा इम्पेयरमेंट को चेक कर रहे होते हैं, एग्जामिन कर रहे होते हैं एक्यूट स्ट्रोक में। ये स्केल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है जिसमें मूवमेंट के बारे में बता रहा होता है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इसमें पता चलता है, कितना कमांड फॉलो कर रहा है, विजुअल फील्ड कितना है, गेस कितना है, फेशियल प्रेसेस कितना है, मूवमेंट कितनी है, लेफ्ट राइट आर्म की, लिम्ब एटेक्सिया तो नहीं है, सेंसरी सिस्टम कैसा है, लैंग्वेज कैसा है, डिसआर्थरिया का प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सारा जो है स्केल के ज़रिए चेक कर रहे होते हैं। इसके अलावा ब्लड एनालिसिस टेस्ट होते हैं, हेमाटोलॉजिकल स्टडीज़ होती हैं, सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल है, रीनल हैप्टिक टेस्ट है। इसके अलावा हम सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स टेस्ट करवा रहे होते हैं ताकि हम लिवर, किडनी और ब्लड की कंडीशन देख सकें, उनमें कोई मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, वो चेक कर रहे होते हैं। और मेडिकल डायग्नोसिस की बात करें तो हिस्ट्री एग्जामिनेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप पेशेंट से भी एक्यूरेट हिस्ट्री ले रहे होते हैं कि कब किस तरह क्या मसला हुआ। देन फिजिकल एग्जामिनेशन में हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, बीपी यानी सारे वाइटल्स आप चेक कर रहे होते हैं। वाइटल्स चेक करने के साथ साथ जो मेडिकल इमेजिंग करवाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन में पता चलता है कि आइदर हेमरेजिक है या थ्रोम्बोटिक है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट हो रहा होता है। देन MRI इज़ इम्पॉर्टेंट और मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राफी भी करवाते हैं, डॉपलर अल्ट्रासाउंड भी करवा सकते हैं और आर्टीरियोग्राफी एंड डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी भी करवा सकते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट की बात की जाए तो इमरजेंसी कंडीशन है, ऐसे पेशेंट को आप सबसे पहले इमरजेंसी लेके जाएंगे, वो सेरिब्रल परफ्यूजन मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, सर्कुलेशन और ऑक्सीजन दोनों को। बीपी मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, हाइपोटेंशन है या हाइपरटेंशन है दोनों को कंट्रोल करेंगे, साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट एंड फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करेंगे। अगर ऐसे पेशेंट को सीजर हो रहा है तो उसको कंट्रोल करेंगे, इन्फेक्शन को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और जो भी कॉम्प्लिकेशंस होती है DVT, एस्पायरेशन, अल्सर, हम उसको देख के उसकी कॉम्प्लिकेशंस को या वो कोई भी रिस्क फैक्टर्स है उसको कम कर रहे होते हैं। गोल्स एंड आउटकम्स क्या होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो भी पैथोलॉजी है उसके इम्पैक्ट को कम से कम करना, इम्पेयरमेंट कम से कम हो और जो भी पेशेंट फिजिकल एक्शंस परफॉर्म कर रहा था, टास्क परफॉर्म कर रहा था या एक्टिविटीज़ जो पहले परफॉर्म कर रहा था हम उसको इम्प्रूव कर सकें। और साथ साथ क्रोनिक इलनेस अगर हो रही है, डिसेबिलिटी हो रही है तो हमें अपने पेशेंट को डिसेबिलिटी से बचाना है, उसका हेल्थ स्टेटस, क्वालिटी ऑफ लाइफ उसको जल्द अज जल्द हमें इम्प्रूव करना है। और इसके साथ साथ पेशेंट सेटिस्फैक्शन जो है उसको हमें बढ़ाना है, उसको इन्हांस करना है। तो गोल्स हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रोक की अगर हम मेडिकेशन देखें तो थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी, एंटीकोगुलेंट थेरेपी, एंटीप्लेटलेट थेरेपी, एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स, एंजियोटेंशन 2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, एंटी कोलेस्ट्रोल एजेंट्स, एंटीस्पास्मोटिक्स, एंटीस्पास्टिक्स,
एंटी कन्वल्सेंट्स और एंटी डिप्रेसेंट्स दे रहे होते हैं। इट डिपेंड्स ऑन कि पेशेंट के क्या सिम्टम्स है, पेशेंट की क्या कंडीशन है, उसके हिसाब से हम उसको मेडिकेटेड थेरेपी ट्रीटमेंट हमारा हो रहा होता है। इन द सेकेंड पार्ट आई विल डिस्कस द फिजिकल थेरेपी मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रोक. If you want to read the physical therapy management of stroke, you can see the next video, and this is the reference book. If you want to read further, you can read from this book. And if you like my video, then please subscribe my channel. If you have any query, any question, you can comment in the comment section. Thank you. Take care. Allah Hafiz.